Hi everyone, my name is Smriti. I am your online faculty for the subject of Political Science. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर द कोल्ड वॉर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वाई इज शी टीचिंग अस? आपके सिलेबस में चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, लेकिन जब आप एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को पढ़ने जाओगे ना, आपको ये रियलाइज होगा कि उसका जो बैकग्राउंड है, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो चैप्टर 1 में है। तो अगर मैं चैप्टर 2 पढ़ाने भी चले जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा बिना चैप्टर 1 के। तो वो मेरे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है वो बिगिनिंग करें चैप्टर 1 से। और वैसे भी क्योंकि आपने पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट आप पिकअप किया है, आप आगे जाके भी पढ़ोगे, IR आगे भी जाके आएगी, तो ये जो है ये बेस बनाएगा आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट का। तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम कोल्ड वॉर क्या थी, क्यों हुई, किस कारणवश ख़त्म हुई, और अब आगे वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो प्रेजेंट इंटरनेशनल सिचुएशन है, वो क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 12th का, द कोल्ड वॉर। ओके, सो लेट्स बिगिन। एंड या अब आप देख रहे हो कोल्ड वॉर में देयर द 2 फ्लैग्स। दिस इज द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये आपको कुछ नया सा फ्लैग लग रहा होगा। दिस फ्लैग वाज द फ्लैग ऑफ द अर्स्टवाइल यूनाइटेड USSR, दैट वाज द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्या थी, किन कंट्रीज से बनी हुई थी, कैसे ख़त्म होती है, आज की डेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, जो है वो हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सो द बैकग्राउंड। अब आपको ये पता है कि वर्ल्ड ने जो है 2 मेजर वर्ल्ड वॉर्स देखी हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो 1939 में स्टार्ट होती है और 1945 में फिनिश हो जाती है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो जर्मनी बिगिन करता है, हिटलर जो है वो चढ़ाई कर देता है पोलैंड पे, एंड दी होल ऑफ यूरोप एंड मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इनगल्फ्ड इन वॉर। ठीक है, तो अब क्या होता है वर्ल्ड, ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, जस्ट गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट। तो क्या होता है, वर्ल्ड वॉर जब खत्म होने वाली होती है तो US जो है और जापान जो है वो ऑपोजिट कैंप्स में होते हैं। US जो है 2 ब्लॉक्स होते हैं, जो 2 ब्लॉक्स आपस में लड़ रहे होते हैं वर्ल्ड वॉर में। US जो होता है वो अलाइड ब्लॉक में होता है, और जापान जो होता है वो एक्सिस ब्लॉक्स या एक्सिस पावर्स जिसे हम बोलते हैं। तो एक्सिस पावर में जापान होता है, इटली होता है, हिटलर का जर्मनी होता है, और ये वॉर जो है ये हार रहे होते हैं। जापान इनमें सबसे लास्ट में फॉल करता है। तो जापान को जब फॉल डाउन करवाना होता है तो अमेरिका क्या करता है, जस्ट टू शो इट्स सुप्रीमेसी टू द एंटायर वर्ल्ड, तो वो क्या करता है, वो बॉम्बिंग कर देता है। किसकी बॉम्बिंग कर देता है? 2 सिटीज ऑफ जापान, नागासाकी एंड हिरोशिमा इन 1945। US ने तब तक जो अपना है न्यूक्लियर जो वेपन है वो बना लिया होता है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एंड जस्ट टू शोकेस द एंटायर वर्ल्ड कि वीव मेड अ बॉम्ब एंड वी आर बॉम्बिंग जापान, और जापान को हमने सरेंडर जो है ऐसे करवाया है, वो बॉम्ब कर देते हैं। लेकिन इस बॉम्बिंग की बड़ी रेपरकशंस होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में। अब आप ये देखोगे कि जो वर्ल्ड वॉर जो है जब वो ख़त्म होती है, जब वो ख़त्म अपने लास्ट चरण में होती है जिसे हम कह देते हैं, तो 2 मेजर पावर्स आ जाती हैं। उस टाइम 3 मेजर पावर्स थी। एक इंग्लैंड था जो कि इंडिया को रूल कर रहा था, द ग्रेट ब्रिटेन। देन देयर वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड देन देयर वाज USSR। USSR वाज सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्या था? सोवियत यूनियन वाज बेसिकली रशिया, ठीक है, प्रेजेंट डे रशिया, और उसके आसपास के कुछ कंट्रीज, ठीक है, जैसे जॉर्जिया था, रोमेनिया था, then there was कजाकिस्तान, ऑल दीज स्थान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये एक बहुत बड़ी ब्लॉक जो था ये USSR था। ये दोनों तब आपस में एक ही फ्लैग के अंडर, अलाइड ब्लॉक के अंडर जो है लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इन दोनों की आपस में कुछ खास बनती नहीं थी, ना अमेरिका और USSR की। आज भी नहीं बनती रशिया और अमेरिका की, तब भी नहीं बन रही थी सोवियट्स और US की। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे थे कि हम वर्ल्ड के लीडर हैं, वो कहते थे हम वर्ल्ड के लीडर हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने US ने ये प्रूफ करने के लिए कि ठीक है वी आर द वर्ल्ड लीडर्स, हमारी पावर बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने बॉम्ब कर दिया हिरोशिमा और नागासाकी को। सी, सो दैट वाज
so that was US and Soviet Union led to emergence of two power blocks. Two power blocks कैसे? ठीक है कि अब जो पहले हम लड़ रहे थे अलाइड और एक्सिस में, अब अलाइड के अंदर ही दो डिविजन्स हो गई. कौन सी? एक यूएस का ब्लॉक बन जाता है और एक सोवियत यूनियन का ब्लॉक बन जाता है. ठीक है, तो क्या हुआ, वर्ल्ड में दो पावर ब्लॉक्स जो हैं इमर्ज होते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, एंड नाउ वील मूव ऑन. See, this was the bombing of Hiroshima and Nagasaki and atom bomb, which actually led to a large amount of destruction. अब हम बात करेंगे कि कोल्ड वॉर क्या होती है. ठीक है, कोल्ड वॉर क्या होती है. अब कोल्ड वॉर, लाइक द नेम सेज, कोल्ड इज समथिंग विच इज नॉट एस्केलेटेड. सो कोल्ड वॉर इज, इट रेफर्स टू कॉम्पिटिशन, टेंशन और एक सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस है. मतलब ये एक बारी में खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है कि आज तू और मैं लड़ ली और हम दोनों का सफाया हो गया. नो, इट वॉज सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन, backed by their respective allies, that focus on this never escalated into full scale war or hot war. उन दोनों के बीच में आपस में टेंशन्स थी, उन दोनों के बीच में आपस में राइवलरी थी और बहुत डेडली राइवलरी थी, लेकिन कभी फुल फ्लैश लड़ाई नहीं हुई. यूएस और जो सोवियत यूनियन है वो कभी फेस टू फेस आके बैटल फील्ड पे नहीं लड़ता, लेकिन हमेशा ऐसा माहौल बना रहता था कि अरे अभी अब लड़े. दे कुड फॉट एनी टाइम बट दे डिड नॉट. सो दिस सीरीज ऑफ टेंशंस, कंपटीशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस दैट वाज बैक्ड बाय द रिस्पेक्टिव अलाइज. अलाइज क्या है हम आगे पढ़ेंगे. उसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर. कोल्ड इसलिए क्योंकि वो कभी फुल फ्लैश वॉर जो है वो नहीं लड़े. ठीक है, सो या okay, don't mind guys, I am new to this, so yeah, and here, okay, now we'll come down to the features of cold war. कि cold war मैंने बता दिया, मैंने definition दे दी कि चलो cold war क्या होता है. अब cold war के कुछ features भी होंगे कि cold war, उसको ही cold war हम क्यों बोलते हैं, you know, what was the peculiar characteristics of that particular cold war. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. किसमें? यूएस में और यूएसएसआर में. अब होता क्या है, अभी तो प्रेजेंट डे सिस्टम पे हम बाद में बात करेंगे, हम बात करते हैं दिस टाइम की. इस टाइम में ना दो सिस्टम्स अराइज होते हैं. एक होता है लिबरलिज्म जो कि मार्केट लेड इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म, और जो कि यूएस एक सिस्टम को एंडोर्स करता है. ठीक है, जिसमें कैपिटलिज्म है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, मार्केट डिटरमाइन करेगी प्राइसेस क्या होने चाहिए, सब कुछ मार्केट करती है, वो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती. ठीक है, और वो वेल्थ जनरेशन को ना बहुत ज़्यादा, लिबर्टी को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना, फ्रीडम को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि अमेरिका आज भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है. एक सिस्टम तो होता है ये यूएस वाला. दूसरा सिस्टम लेके आते हैं सोवियत यूनियन, जो कि है एक सोशल, that was supported by socialism and communism. अब सोवियत यूनियन की अगर हम जरा सी बैक हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि सोवियत जो रशिया था और उसके आसपास वाला जो एरिया था, वो जो था वो सजार्स, द रूलर्स, वो रूल कर रहे थे. लेकिन 1917 में आपने अपनी क्लास 9th में पढ़ा होगा, रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है, जिसको हम बॉल्शेविक रेवोल्यूशन बोलते हैं. वर्कर्स आते हैं, पावर कैप्चर करते हैं और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश कर देते हैं. सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इस्टेब्लिश होती है. सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है ना, वो लिबर्टी से ज़्यादा ना इक्वालिटी पे फोकस करती है. वो कहती है जो सारी सोसाइटी की जो वेल्थ है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, कोई ज़्यादा अमीर या कोई ज़्यादा गरीब नहीं होना चाहिए. ठीक है, और ये एलोकेशन कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगी. तो गवर्नमेंट एलोकेट करेगी रिसोर्सेज, वेल्थ. ठीक है, तो मतलब इसमें इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी वेल्थ को कैसे यूज करेगा या कैसे जनरेट करेगा. ये किसके एंटागनिस्ट हो गया? ये यूएस के एंटागनिस्ट हो गया. क्यों? क्योंकि वो तो चैंपियंस हैं लिबर्टी के. ठीक है, उन्होंने तो इंडिविजुअल फ्रीडम को इतनी फोकस दे रखी है कि आप बिजनेस करो, आप कुछ भी करो, है ना. सो दैट वाज, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. किसमें? लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी में. ठीक है,
लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी में। ये बहुत ये सेंचुरीज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, आपने 11th क्लास में पॉलिटिकल थ्योरी में भी ये कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा होगा। तो अब ये दो ब्लॉक्स हैं जिनकी ऑपोजिट आइडियोलॉजीज हैं और दोनों लगे हुए हैं ये प्रूव करने के लिए कि मेरी बेटर है, मेरी बेटर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक तो ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन जो कॉन्फ्लिक्ट था इनका, ये बड़ा मेजर रीजन बना कि कोल्ड वॉर जो है वो बिगिन करती है, ठीक है। अब दूसरा मैं बात कर रही थी वॉर्स, ठीक है, कि यहाँ पे ये दोनों कभी आपस में नहीं लड़े। यूएस और यूएसएसआर कभी फेस टू फेस दे डिड नॉट फाइट कि ये यूएस का झंडा एंड यूएसएसआर, नो दे डिड नॉट। सो हाउ वाज द फाइटिंग देयर, यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, फाइट कैसे हो रही थी, रीजनल जो पावर्स हैं विद बैकिंग फ्रॉम टू पावर्स, ओके। सो व्हाट हैपेंड वाज, इन दोनों ने अपने अपने ब्लॉक बनाए, आपस में नहीं लड़े, लेकिन जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, साउथ एशिया में लड़ाई हो रही है, साउथ एशिया में लड़ाई किसी की होगी, इंडिया और पाकिस्तान की होगी, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। अब इनमें क्या होगा, ये क्या है, ये रीजनल पावर्स है, साउथ एशिया में इंडिया रीजनल पावर है ना, और पाकिस्तान भी एक रीजनल पावर है, अपोजिट साइड्स में लड़ाई करने की बिल्कुल तैयारी है। तो ये दो ब्लॉक्स क्या करते थे, ये दो सुपर पावर्स क्या करती थी, ये एक एक पार्टनर पिक, ये एक कंट्री पिक कर लेती थी कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, वो कहती थी हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो यूएस जो था वो मोस्टली ऑलवेज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वाज ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान एंड सोवियट्स वर ऑन द साइड ऑफ इंडिया। तो ये कभी खुद नहीं लड़ते थे, व्हाट दे डिड वाज ये एड प्रोवाइड करते थे, वेपन्स प्रोवाइड करते थे जस्ट टू द रीजनल पावर्स सो दैट दे कुड फाइट, ऑल्दो हाथ इनका होता था दोनों पावर्स के सिर पे। तो दे नेवर फॉट बिटवीन देमसेल्व्स, हाउएवर व्हाट दे डिड वाज they whenever there was regional fighting they took sides and they provided weapons and aid, okay. So I hope I'm clear here, any doubt if you have just let me know, okay. And yeah, okay, so let's move ahead and yeah, features of cold war। अब ये बहुत important feature है, ठीक है, what डेटरेंस का फीचर। आगे जाके आप पॉलिटिकल साइंस आगे फर्दर परस्यू करोगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। आईआर के लिए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इन द केस ऑफ जब हम न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर आर्मामेंट या डिसआर्मामेंट या वेपन्स की बात करते हैं। अब डेटरेंस का मतलब क्या होता है, बोथ पावर्स आर इन पोजेशन ऑफ एटम बॉम्ब्स। मैंने आपको बताया था यूएस ने अपनी सुप्रीमेसी प्रूफ करी और यूएस ने ये बोला, और यूएस ने बॉम्ब कर दिया, किसको, जापान को बॉम्ब कर दिया, और जापान को बॉम्ब कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले बना लिया था और ये दिखाया कि वर्ल्ड को कि हाँ जी हम सुप्रीम हैं। उसी दौरान नॉट विद मच ऑफ अ डिले सोवियत यूनियन भी एटम बॉम्ब्स जो है वो बना लेती है। अब ये वेपन्स बहुत डेडली होते हैं, है ना, आपको पता है, जब हम इसको यूज़ करेंगे किसी के ऊपर भी या किसी कंट्री के ऊपर भी तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होती है, कुछ नहीं बचता, नो ह्यूमन लाइफ, नो प्लांट लाइफ, इवन फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो सफ़र करती हैं। तो जो डिस्ट्रक्शन है ना वो बहुत लार्ज स्केल की होती है एक कंट्री के लिए, कि अगर बहुत ज़्यादा अगर बॉम्ब हो जाए तो कोप अप करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये क्या करते हैं, इन दोनों पे एटम बॉम्ब्स आ गए हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये हमारा सर्वाइवल थ्रेटन कर देंगे, हमारा क्या, ये पूरे ग्लोब का सर्वाइवल थ्रेटन कर देंगे क्योंकि इन्होंने बॉम्ब्स बहुत सारे बना रखे थे। ये क्या करते हैं, इनके पास कैपेसिटी है कि ये एक दूसरे पे गिरा सकते हैं, लेकिन ये नहीं गिराते हैं। डिस्पाइट ऑफ हैविंग कैपेसिटी टू रिटेलिएट दे डिड नॉट इनिशिएट बिकॉज इट विल कॉज अनएक्सेप्टेबल डैमेज। क्योंकि अब जो डैमेज होगा ना वो नहीं होगा, मतलब जो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी कि सभी हार जाएंगे एंड नो वन विल emerge victorious. That is the concept of deterrence. Deter means to stop yourself or to stop anyone. दोनों के पास इतने पावरफुल वेपन है कि एक दूसरे के खिलाफ चले तो पूरा जो अर्थ है, ह्यूमन रेस है, उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो सिर्फ डराते धमकाते रहते थे, चलाए नहीं उन्होंने कभी, क्योंकि उन्हें पता अगर हमने चलाए तो वो भी चलाएंगे, हम भी मरेंगे और वो भी मरेंगे। That is unacceptable damage and that is the concept of deterrence, okay. And yeah, let's move ahead। अब हम बात करते हैं emergence of two power blocks
जैसे कि यू नो दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, ब्लॉक होता क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, एक मिनट सॉरी, ओके जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, या ओके हाँ, what are blocks? Blocks are a group of countries, some form, इनमें ना कुछ फॉर्म ऑफ कॉमनैलिटी है या इंटरेस्ट है। अब हम किसी के साथ दोस्ती क्यों करते हैं? हमारे उसके साथ कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, हमें वो हमारे साथ हमारे और उसके विचार कहीं जगह मिलते होते हैं, ठीक है, या हमें उससे कुछ मिलने वाला होता है, वी मेक फ्रेंड्स, है ना, देयर इज सम फॉर्म ऑफ कॉमनैलिटी बिटवीन। इसीलिए यहाँ पे जो इंटरनेशनल अलायंसेस जो बन रहे थे कोल्ड वॉर के टाइम, they were determined by the requirements of superpowers and calculations of smaller states. Basically इसका मतलब क्या बनता है? मैंने बताया था कोल्ड वॉर में, है ना, यूएस और यूएसएसआर लड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, इनको अलाइज भी चाहिए क्योंकि ये खुद पावरफुल हैं, दे वेरी पावरफुल, बट दे कैन नॉट बी ऑन द इंटायर ग्लोब, है ना, उनको अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए और भी लोगों की ज़रूरत होती है। राजा कभी अकेला नहीं लड़ता, सिपाही भी चाहिए होते हैं। So that is why they took small countries and allies in their blocks, और इन्होंने under their fold, और इन्होंने blocks बना लिए, एक ग्रुप बना लिया। उनके को कॉमनैलिटी था, या तो उनके विचार सेम थे, वो भी कम्युनिस्ट थे, ये भी कम्युनिस्ट थे, या उनका कोई इंटरेस्ट था। अब इंटरेस्ट क्या था वो हम आगे देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर पावर क्या थी कि उसको अपनी जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उसको जो है अपनी सुपरमेसी एस्टैब्लिश करनी है, ठीक है। और कैलकुलेशन ऑफ स्मॉलेस्ट स्टेट्स मतलब उसकी जो इंटरेस्ट है, जो उसके नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट कुछ भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि क्या थे। तो ठीक है, ब्लॉक्स की बढ़ने का कारण ये हुआ, ब्लॉक्स सुपर पावर्स को क्या मिला और स्मॉलर स्टेट्स की आपस में जो गठजोड़ से इन्होंने ब्लॉक्स बनाए, ठीक है। ओके एंड या ओके फेयर इनफ, लेट्स गो आगे। हाँ, मैंने बता दिया वैसे तो, बट स्टिल ओके। टू इंक्रीज ओन इन्फ्लुएंस, इनको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था सुपर पावर्स को, तो ये क्या करते हैं, ये स्मॉल स्टेट्स को इन देयर ब्लॉक्स बाय प्रोवाइडिंग देम अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स। क्या प्रोवाइड करते हैं? अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंडिया और पाकिस्तान का, क्या प्रोवाइड करते हैं? इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वेपन्स और इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? अब जैसे इंडिया को जब आप देखोगे, इंडियन जो पूरा डिफेंस का आर्सेनल है, द वेपन्स हैं, वो सोवियत टाइम के आए हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो इंडिया वाज नेवर अ मेंबर ऑफ दीज ब्लॉक्स, क्यों वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम नाम पढ़ेंगे, लेकिन इन सुपर पावर्स को जो है अपना दबदबा बना के रखना होता है, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन दे देते हैं उनको, ठीक है। अब जैसे 1971 की वॉर होती है, पाकिस्तान जो था वो यूएस के ब्लॉक में था, तो यूएस ने उनको क्या सबमरीन दी थी, दे यूज्ड टू गिव देम वेपन्स, है ना, कि ठीक है आप वेपन्स ले लो। जैसे कोरियन वॉर में भी ऐसे हुआ था, वियतनामीज वॉर में दिस हैपेंड। इकोनॉमिक एड उनको पैसे दे देते हैं कि ठीक है ना, जैसे जब आप व्हेन यू रीड फर्दर इनटू दिस यू विल रियलाइज कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन एंड मार्शल प्लान करके जब वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, तो अमेरिका ने एक इकोनॉमिक पैकेज दिया था यूरोप को, जिससे कि वो अपने आप को रीबिल्ड कर पाए। और ये तो उसका फ्रंट का रीज़न था, उसका बैक का रीज़न ये था कि यूरोप जो है वो उसके इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाए और उसके ब्लॉक में वो शामिल हो जाए। तो ऐसे इकोनॉमिक एड देते हैं, ठीक है, वेपन्स देते हैं। अब क्या होता है, जो वर्ल्ड है ना वो दो कैंप्स में पड़ जाता है, जो पूरा दुनिया है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। दो टुकड़े इन द सेंस में नॉट लिटरली, बट एक जो हो जाता है वो यूएसएसआर का ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, और एक जो है वो यूएसए का ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये डिवीजन ना बड़ी ही ज़्यादा नोटेबल तरीके से कहाँ देखी गई, यूरोप में। कभी भी आप हिस्ट्री में देखोगे ना, यूरोप ने बहुत ज़्यादा ब्लडशेड देखा है, यूरोप में सबसे ज़्यादा वॉर्स हुई हैं, एंड यूरोप इज ऑलवेज द बैटल फील्ड। ऑल्दो इट्स अ वेरी प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट टुडे, स्टिल इट्स इंगल्फ्ड इन वॉर, जब अगर आप यूक्रेन वॉर देखते हो। बट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम जो टेंशन का एरिया भी था ना, लार्जली बहुत ज़्यादा तौर पे वो यूरोप को देखा गया, ठीक है।
ओके एंड फाइन, ठीक है। लेट्स गो सी, यूरोप में जो है 2 ब्लॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ब्लॉक्स किसके बनेंगे, यूएस, जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके दो अलायंस बन जाते हैं यूरोप में। एक बनता है जो यूएसएसए के थ्रू बैक्ड है, दूसरा जो यूएसएसआर के। अगर आप यूरोप देखोगे ना, यूरोप के 2 टुकड़े हो गए, जो वेस्टर्न यूरोप था, फॉर एग्जांपल ये यूरोप है, ठीक है, ऐसे लग गया, ये वेस्टर्न यूरोप है, ये ईस्टर्न यूरोप है, ये चला गया यूएसएसआर के अंडर, ये चला गया अंडर इन द सेंस मीन्स सॉवरेनिटी नहीं दे दी उन्होंने, लेकिन अब उनका जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस हो गया और यहाँ पे यूएसए का इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप एंड इसमें कंट्रीज के एग्जाम्पल देख, सबसे नोटेबल एग्जाम्पल ना यहाँ पे आप जर्मनी का देखोगे, ठीक है, पार्डन माई हैंड राइटिंग। जो वेस्टर्न जर्मनी है वो यूएस के अंडर चला गया, जो ईस्टर्न जर्मनी है वो जो है वो यूएसएसआर के अंडर चला गया, ठीक है। अब एक और बहुत कमाल की चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी अलायंसेज में। अलायंसेज यूरोप मैंने बताया था ब्लॉक्स बन गए, यहाँ पे ना मिलिट्री यू विल सी लॉट ऑफ मिलिट्री अलायंसेज। अब आप कहोगे कि मैम आप तो डेटरेंस की बात कर रहे थे कि हाँ ये तो लड़ना नहीं इन्होंने, तो फिर ये मिलिट्री अलायंसेज क्यों बना रहे हैं। कभी कभी आपको ना अपनी पावर प्रोजेक्ट भी करनी पड़ती है, आपको सामने वाले को ये दिखाना पड़ता है कि मेरे पास पावर है लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। सो जस्ट टू शोकेस दैट ह्यूमंगस पावर विच बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स हैड, इन्होंने मिलिट्री अलायंसेस बनाए। अब यूएस का मिलिट्री अलायंस जो बनता है वो बनता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1945 में, आज भी एग्जिस्टेंस में है। इसकी वजह से बड़ा क्लेश हो रखा है। यू कैन सी द यूक्रेन वॉर इज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेइंग अ वेरी की रोल देयर, विल सी हाउ, ठीक है। इनका मिलिट्री अलायंस बनता है नेटो, यूएस का। तो अब अच्छा यूएस ने बना लिया, यूएसएसआर पीछे तो रहेगा नहीं कि अरे नो दे कैन नॉट बी बिकॉज दे आर नॉट द सेकेंड, दे आर द फर्स्ट, फाइट फॉर द फर्स्ट नंबर इज गोइंग ऑन। तो इन्होंने क्या बनाते हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइज, ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये क्या बनाते हैं, ये वॉर्सो पैक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तुमने नेटो बनाया, हमने वॉर्सो पैक्ट बना लिया, ये मिलिट्री अलायंसेस हैं। अब ये किस बेस्ड पे थे, ये बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जाओगे तो पढ़ोगे कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव सिक्योरिटी का टॉपिक। नेटो ये बोलता है कि अगर हमारा कोई मेंबर बनता, जो भी कंट्रीज हमारी मेंबर्स हैं, अगर आप किसी एक पे भी हमला करोगे तो हम ये मानेंगे कि हमला हम पे हुआ है, ठीक है। तो फिर जो भी साथ वाले मेंबर्स हैं वो उसके बिहाफ पे लड़ने जाएंगे, उसको फोर्सेस भेजेंगे, उसको हेल्प जो है भेजेंगे, ठीक है। तो वॉर्सो पैक्ट ऑल्सो यू नो इट वाज बेस्ड ऑन सिमिलर आइडिया। सोवियत यूनियन ने क्या करा, मिलिट्री इन्फ्लुएंस किया कहाँ पे, ईस्टर्न यूरोप में। तो मैंने बता दिया था यूरोप की डिवीजन हो गई ईस्ट और वेस्ट में। और इसी में एक चीज आती है यहाँ पे, आयरन कर्टन करके। आयरन कर्टन इज बेसिकली, ऐसा नहीं कि लोहे का पर्दा लगाया है, बेसिकली वो जो इतनी हार्डेंड डिवीजन हो गई थी ना, इतनी एंटागनिस्टिक डिवीजन हो गई थी कि उन दोनों के बीच में देयर वाज नो एक्सचेंज, है ना, देयर वाज नो कोऑपरेशन, नथिंग गोइंग ऑन। तो उसको आयरन कर्टन बोला गया कि एक लोहे का पर्दा बना ईस्ट और वेस्ट यूरोप में, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ मिलिट्री अलायंसेस कि क्यों बन रहे थे, है ना, सिर्फ पावर प्रोजेक्शन के लिए, यू नो, सिक्योरिटी, और फिर इस वजह से कि हम जो अपने रीजनल अलाइज हैं उनको हम हेल्प कर पाएँ जब वो लड़ रहे हैं, ठीक है। या ईस्ट और वेस्टर्न यूरोप कैसे जो है इन्फ्लुएंस में आता है, मतलब अपनी कंट्री में उन्होंने कुछ नहीं किया यूएस वालों ने या यूएसएसआर वालों ने। व्हाट दे डिड वाज दे प्लेड देयर एंटायर गेम ऑन द बैटलफील्ड ऑफ other nations, and especially you will see they played it in the battlefield of Europe. Okay, so yeah, see, Cold War Europe.
एंड हियर ये जो ब्लू में है ना, दीज वर द नेटो स्टेट्स। ये रेड में है क्योंकि रेड जो है कम्युनिस्टों का रंग है, लाल सलाम बोलते हैं जिसको। दीज वर द यूएसएसआर एंड द वाइट वंस वर नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड क्या है, विल सी। सो सी, ये जर्मनी है ना, दिस इज वेस्ट जर्मनी एंड दिस इज ईस्ट जर्मनी। सी यहाँ पे इन्होंने जर्मनी जो आज एक सिंगल कंट्री है, इसी की डिवीजन कर दी गई थी, ठीक है। और ये जो इसको यहाँ जो डिवीजन लगती थी ना, इसको बोला जाता था व्हाट वाज इट कॉल्ड, इट वाज कॉल्ड द आयरन कर्टेन। ओके ओके ओके, ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज व्हाट आई हैव टू टेल यू इज, यू विल रीड इट इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो। ये जो डिविजन हो रही थी ना, चलो नाम में पढ़ाऊंगी, अभी रुक जाओ, इट टेक टाइम, ठीक है। लेट्स गो अहेड। वी सी हाउ यूरोप वाज डिवाइडेड। दिस इज अ डिटेल, दिस इज अ फ्लैग ऑफ नेटो, ठीक है। इंटरगवर्नमेंटल क्यों, इंटरगवर्नमेंट मतलब दो, एक से ज़्यादा गवर्नमेंट्स के बीच में बन रही है। मिलिट्री अलायंस है, 30 मेंबर है, 28 यूरोपियन है और 2 नॉर्थ अमेरिकन है। अगर पूछे कि नेटो में सिर्फ अमेरिकन मेंबर है, नहीं, सिर्फ ओनली यूरोपियन नहीं, दोनों के हैं। आफ्टर माथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ट्रीटी ये बनाता है, नेटो का ट्रीटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स एग्री टू डिफेंड ईच अदर अगेंस्ट अटैक बाय थर्ड पार्टीज। मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या होता है इसका, चलो थोड़ा सा टॉपिक से हटके आज की उस पर चले जाते हैं, सिचुएशन पे। यूक्रेन वॉर चल रही है, बहुत डिस्ट्रक्शन भी हो गई, लड़ भी रही हैं, अमेरिका रिसोर्सेज भी भेज रहा है। एंड बड़ी कमाल की बात है, यूक्रेन खड़ा भी है ना, इट्स फाइटिंग सच अ माइटी पावर, मिलिट्री पावर लाइक रशिया। व्हाट रोल डिड नेटो हैड टू प्ले इन इट? अगर आप यूक्रेन को मैप पे देखोगे ना, जस्ट सेकेंड, लेट्स गो बैक एंड just a second guys, okay, and yeah, हाँ, oh whenever you'll see Ukraine ना, कहाँ गया यूक्रेन भी, यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, बट समवेयर हियर यहाँ पे यूक्रेन फॉर्म होता है ना। सो हाँ, इधर पूरे पे यूक्रेन, यहाँ पे मांगनी है बिकॉज यहाँ पे यूक्रेन अलग हुआ नहीं था, या यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ नहीं था। तो यहाँ पे ये जो इधर है, इधर यू नो हियर दिस इज ब्लैक सी एंड हियर यूक्रेन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट डे रशिया है ना। तो अब आप उनके जो है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, दिस इज न्यू गाइस, सो पार्डन मी विद ऑल दिस, ठीक है। तो आप देखोगे कि यूक्रेन जो है वो एक तरह से इज वेरी क्लोज टू रशिया, ठीक है, इट्स क्लोज टू रशिया। तो टेक्निकली उसके अंडर इन्फ्लुएंस होना चाहिए, अमेरिका बहुत दूर है उनसे। तो क्या हो रहा था, यूक्रेन जो था ना, वो धीरे धीरे करके अमेरिकन इन्फ्लुएंस में, यूरोपियन इन्फ्लुएंस में आ रहा था और रशिया से डिस्टेंट होता। एंड रशिया इज द सक्सेसर ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर। इट ऑब्वियसली डिड नॉट लाइक इट कि मेरे बैकग्राउंड में अब फिर यूएस का जो है इन्फ्लुएंस आने लग गया है ना। यूक्रेन जो था वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की ही मेंबरशिप मांग रहा था, प्लीज मेक अस अ मेंबर, प्लीज मेक अस अ मेंबर। So obviously US and Russia today, they share very opposite ideologies, not ideologies as such but interests basically, बनती नहीं है दोनों की। तो रशिया को अच्छा नहीं लग रहा था कि है ना हमारे बैक डोर पे आके यूएस का अलाई बन जाएगा ये और ये बैठ जाएगा। सो दैट इज वाई, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको मेंबरशिप चाहिए थी नेटो की और वो बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार दिखा रहे थे यूएस के साथ, एंड दे वर बेसिकली थ्रेटनिंग द रशियंस, द यूक्रेन वॉर happened. So somewhere down the line this organization की membership ने यूक्रेन की वॉर जो है कहीं ना कहीं वो प्रोपेल कर दी, ठीक है। दिस वॉज योर कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल ऑफ द नेटो नेटो ने इश्यूज क्रिएट किए हैं, ज़्यादातर इश्यूज क्रिएट किए हैं, डिफेंड कम ही करा है उन्होंने। अब मैंने बताया था आपको कि एक तो जैसे मिलिट्री अलायंसेस बन रहे थे, नेटो हो रहा था, सोवियत यूनियन का वॉर्सो पैक्ट हो गया, और अलायंसेस बनते हैं कौन से, एक तो बनता है ये सीटो, जस्ट अ सेकंड, एक तो बनता है ये सीटो, एक बनता है सेंटो। नाम से पता चल रहा है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन से कंट्रीज होंगे इसमें, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज होंगे, कौन से है ना, विल सी आगे। देन वाज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड या
and this, and let's go here. See, CETO and CENTO, Southeast Asian Treaty Organization was an international organization. मैंने बताया मिलिट्री अलायंसेस का एक कॉमन फीचर क्या है, कलेक्टिव डिफेंस. साउथ ईस्ट एशिया में हम क्रिएट करेंगे, जिसको हम इसको एक आपकी बुक में नहीं दिया, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, यू शुड हैव, कोई बुराई नहीं है. मनीला पैक्ट में साइन होता है 1954 में, हेडक्वार्टर्स होते हैं बैंकॉक में. ऐसे ही मिडल, ये ठीक है, ऐसे ही मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटो भी बोल देते हैं इसको, बगदाद पैक्ट से साइन होता है. ये भी मिलिट्री अलायंस था. इसके मेंबर्स देख लो, ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की एंड यूके. मिडल ईस्ट में आप बात करोगे तो यही कंट्रीज लाइक करती हैं, ईरान, इराक. टर्की ऐसा सच नहीं है बिकॉज यूरोप और एशिया दोनों में आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान, सो ना सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि पाकिस्तान आज क्यों सफ़र कर रहा है. अलायंसेस में तो पाकिस्तान को बहुत पहले से जाने का बड़ा शौक है, स्पेसिफिकली मिलिट्री अलायंसेस. ठीक है, अब क्यों गए, काउंटर करने के लिए गए इंडिया को, ऑब्वियसली, है ना. और ये कैसे जाके उनकी आगे डाउनफॉल का कारण बनती है, दैट्स फॉर देयर हिस्ट्री, नॉट फॉर आवर्स. ओके, बट समहाउ पाकिस्तान जो था इन दोनों का मेंबर जो है वो बन जाता है. ठीक है, और ये मिलिट्री अलायंसेस बनते हैं जोग्राफिकल कंडीशंस पे, जोग्राफिकल पोजीशंस पे. ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए बनता है, वो मिडिल ईस्ट के लिए बन जाता है. ठीक है, सी सेंटर के मेंबर्स, बगदाद पैक्ट मैंने बता दिया. यू नो द पिक्चर इज अ लिटिल ब्लरी, डोंट वरी, आई विल फाइंड अ बेटर वन इफ यू वांट. सो इराक, है ना, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, और यहाँ पे ये यूनाइटेड किंगडम जो है वो इसके मेंबर्स बन जाते हैं सेंटो के. कौन से पैक्ट से बनते हैं, बगदाद पैक्ट से. उसके कौन से बन रहे थे, मनीला पैक्ट से. ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, हाँ सी, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1954. इसके मेंबर्स देखोगे आप साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस. अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर का कोई मेंबर बन नहीं सकता, इसका बन सकते हैं, बट लार्जली कंट्रीज जो थी वो साउथ ईस्ट एशिया की थी. पाकिस्तान है यहाँ पे भी, यू नो, पाकिस्तान को इट्स पार्ट, वांट्स टू बी पार्ट ऑफ ऑल मिलिट्री अलायंसेस इवन टुडे. फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, स्टेट्स ऑफ द पैसिफिक नीचे वाली हैं. बेसिकली हियर, है ना, दिस ऑफ रीजन और बैंकॉक, थाईलैंड जो है, इनकी जो है वो बनते हैं हेडक्वार्टर्स. ठीक है, मिलिट्री अलायंसेस के बारे में बात जान लिया हमने. अब हम चलते हैं आगे. जस्ट अ सेकेंड गाइस. अब क्या, अब मैंने आपको बताया, अब यूएस इतनी ज़्यादा मिलिट्री अलायंसेस बना रहा है, ये सीटो बन गया, नेटो बन गया, सेंटो बन गया. अब यूएसएसआर चुप तो रहेगा नहीं, क्योंकि लड़ाई तो फर्स्ट आने की है. सो व्हाट हैपेंड वाज, यूएसएसआर ने भी रिस्पॉन्ड किया. मैंने पहले बताया कैसे रिस्पॉन्ड किया था उसने एक वॉर्सो पैक्ट बनाया था. कौन से ईयर में बनाया था, 1955 में. क्लोज रिलेशनशिप, और दूसरा क्या किया उसने, क्लोज रिलेशनशिप बनाई. मैंने बताया था ब्लॉक्स में क्या होनी चाहिए, कॉमनैलिटी होनी चाहिए. किसमें, लाइक माइंडेड कंट्रीज. लाइक माइंडेड कंट्री मतलब जिनकी सिमिलर आइडियोलॉजी है. ठीक है, तो हो गया जैसे कि कम्युनिस्ट चाइना हो गया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा. ये कंट्रीज की जो वो थी, मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम्स थे इनके, इट वाज सिमिलर टू द यूएसएसआर. तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इनके साथ अपनी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ा ली और ये इनकी तरह से बन गए. ठीक है, क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब मैंने बताया था, अब हमने ये जान लिया कि यार अच्छा, छोटी पावर्स को तो क्या फ़ायदा है कि वो अलायंस के मेंबर्स क्यों बन रही हैं. ठीक है, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, वेपनरी भी मिल रही है. तो ये बड़ी पावर्स को क्या मिल रहा है, सिर्फ डोमिनेंस के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं. ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि सिर्फ सुप्रीमेसी के लिए आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, गिविंग सो मच. नो, इतने भले नहीं हुए थे कभी भी सुपर पावर्स, जैसे कि आज भी नहीं है, तब भी नहीं थे. इनको क्या मिलता है, दे गॉट एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड मिनरल्स. नाउ यू सी, एक मैंने अभी आपको पढ़ाया सेंटो के बारे में. सेंटो के मेंबर्स अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट के मेंबर्स हैं. मिडिल ईस्ट इज नोन फॉर एंड इज रिच इन ऑयल एंड मिनरल्स. तो अगर वो देश जो हैं इनके अलायंस में आ जाते हैं, इनके ब्लॉक में आ जाते हैं, तो समहाउ ये अपनी पावर, अपना इन्फ्लुएंस उन पर एक्सरसाइज करते हैं. तो उनके ऑयल्स एंड मिनरल्स मिडिल ईस्ट के भी इनके पास आ जाते हैं. दे ऑल्सो गॉट द टेरिटरी टू लॉन्च ट्रूप्स एंड वेपन्स.
इसका सबसे नोटेबल एग्जाम्पल ना आपको देखने को मिलेगा जब तालिबान को खड़े करने का टाइम था। अब क्या होता है, 1979 की बात है, अफगानिस्तान है, आज भी वॉर टॉन है, तब भी वॉर टॉन ही था। 1979 70s के डेकेड में ना जो अफगानिस्तान में था ना, रशियन जो था वो इन्फ्लुएंस था, रशिया के द्वारा बिठाया हुआ वहाँ पे लीडर था और ये था। अब रशिया, अब ये मैंने आपको देखा, ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे रशिया मतलब अब मैं आई एम इंटरचेंजेबली यूजिंग इट बट टेक इट टू बी समटाइम्स, बट टेक इट टू बी यूएसएसआर। यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ इंडिया है। अब इंडिया तो मेंबर है नहीं, लेकिन अफगानिस्तान में यूएसएसआर का दबदबा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पाकिस्तान मेंबर बनता है, मैंने बताया, सीटों का भी बना है, सेंटो का भी बना है, ठीक है, और ये आ जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए, ठीक है, आ जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए। मैं बात कर रही हूँ 1970s 80s में, जब अफगानिस्तान में जो है यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था और उन्हीं के द्वारा बिठाया हुआ एक रूलर था। यूएसए डिड नॉट वांट इट ऑब्वियसली, तो यूएसए ने इसको अपना मेंबर बना लिया, पाकिस्तान को यूएस उसका अलायंस मेंबर बन गया। तो इसकी टेरिटरी यूज होती थी किसके लिए, टू लॉन्च ट्रूप्स एंड वेपन्स। फिर यहाँ पे जो है तालिबान का जो है वो एक तरह से निर्माण किया जाता है। तालिबान जो एज अ ग्रुप है, एज जिहादीज एंड मिलिटेंट्स जो हैं, वो यहाँ पाकिस्तान में वेपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं यूएस के द्वारा, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। क्यों? ताकि वो यहाँ जाके यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट जो बिठाई गई है उसको वो ओवरथ्रो कर दे, और ये होता भी है और वो गिर जाती है, ठीक है। लोकेशन फॉर फाइन आई टोल्ड यू। इकोनॉमिक फंडिंग, अब आप कहोगे पैसे तो ये दे रहे थे, तो फिर ये कैसे, छोटे कंट्रीज कैसे पैसे दे सकते हैं? You know, small countries when they come together, lot of small countries when they come together and they collect something, you know, some sort of money, तो वो फिर थोड़ी बहुत इकोनॉमिक हेल्प तो ऑब्वियसली सुपर पावर्स को हो ही जाती है। सो ठीक है, और आइडियोलॉजिकल रीजंस मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने ये इस्टेब्लिश करना था कि कौन सी आइडियोलॉजी जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट आइडियोलॉजी है। तो इस वजह से सुपर पावर्स जो हैं वो इतनी पेन ले रही थी अलायंसेस बनाने की, ठीक है जी। नाउ वील गो टू द नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। व्हाट डू यू मीन बाय अरीनाज? एरियाज, सिंपल, वेयर क्राइसिस और वॉर थ्रेटन टू अकर, जहाँ हमें लगा कि लड़ाई हो सकती है या हो जाएगी पर नहीं, कुछ क्रॉस लिमिट नहीं कर पाई। उसका बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल ना कोरियन वॉर है। कोरियन वॉर में पंडित नेहरू और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत की रोल प्ले किया था मीडिएशन में। आज भी और तब भी कोरिया दो हिस्सों में डिवाइडेड था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो था वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। साउथ कोरिया मोर और लेस ऑन द लिबरल साइड, तो उनकी लड़ाई हो रही थी एंड ये जो हैं जो सुपर पावर्स हैं सपोर्ट कर रहे थे रिस्पेक्टिवली, कि नॉर्थ को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा है और साउथ को यूएस सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन उसके टाइम भी did not cross certain limits, ठीक है, the alliance did not cross certain limits। मैंने बताया था आपको, ये रीजन्स में जाके लड़ते थे, अपने घरों में इन्होंने लड़ाइयाँ कभी नहीं करी, ठीक है। और कोरियन वॉर का बड़ा कमाल की बात यह है कि कोरियन वॉर को रोकथाम में, है ना, उसको मीडिएट करने में बड़ी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी इंडिया, तब इतनी कोई ज़्यादा पावर नहीं थी हमारे पास, बट स्टिल अ प्राइम मिनिस्टर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि उसको मीडिएट किया जाए और किसी तरह से सीज फायर करवाया जा सके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर की। अब हम बात करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अ केस स्टडी। सो यू नो, इफ यू कैन सी हियर, इट्स अ काइंड ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज पुट हियर, इट्स केस स्टडी। ये यूएस है, ये यहाँ पे अटलांटिक का ओशन लगता है, ये पैसिफिक है, ये अटलांटिक है। यहाँ पे ये छोटी सी कंट्री क्यूबा है। क्यूबा में होता है रेवोल्यूशन, ठीक है। अब कहानी सुनो, कहानी के तौर पे पढ़ते हैं। ये रहा क्यूबा, सी, है ना, कैपिटल हवाना, ओके। क्यूबा में होता है रेवोल्यूशन, आ जाती है कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट। कौन बैठते हैं गद्दी पे? गद्दी पे बैठते हैं फिदेल कास्त्रो। अब ये रहा यूएस और ये रहा क्यूबा। वो कह रहे हैं अरे हमारे तो पड़ोस, हम तो दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी फैलाना चाह रहे थे और हमारे तो पड़ोस में ही कम्युनिस्ट आके बैठ गए। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट राइट। So what happened was they were not happy with
Fidel Castro's government, communist government in Cuba. What happened was यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है JF कैनेडी, ठीक है। और अगर आप रशिया के देखोगे ना तो वहां पे होते हैं निकिता खुर्शचेव, वहां पे होते हैं निकिता खुर्शचेव। तो ये क्या करते हैं, जॉन एफ कैनेडी अपनी दुनिया में मगन है, बड़ परेशान भी चल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं, जो रशियंस हैं ना, द सोवियट्स, बेसिकली सोवियट्स जो है वो यहाँ पर मिसाइल्स जो हैं क्यूबा में डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। अब है तो गट्सी काम है, आपका दुश्मन है, आपने यहाँ पे मिसाइल लगा दी है। पर क्या होता है, इनको 3 हफ्ते बाद पता चलता है कि हमारे तो बिल्कुल जो है पड़ोस में आके मिसाइल्स लग गई हैं। दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस हरकत। सो व्हाट दे डू इज, अब ये कहते हैं कि अगर हम लड़े यूएस और यूएसएसआर, फिर तो वही वाली बात होगी, यू नो, दे विल बी मास डिस्ट्रक्शन, एटम बॉम्ब्स चलेंगे, सब खत्म हो जाएगा। दे कैन नॉट डू दैट। सो व्हाट दे यहाँ पे अब आप देखोगे कि डेटरेंस का जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया है, डेटरेंस का प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। तो ये करते हैं, व्हाट दे डू इज दे डोंट टेक अ वेरी लार्ज एक्शन, लेकिन थोड़ा पर ये भी नहीं कर सकते कि हम कुछ भी ना करें। फिर आपकी जो अपनी पब्लिक है या आपके अलाइज हैं उनको आप क्या कहोगे कि वी वर स्कैर्ड एंड वी डिड नॉट डू एनीथिंग, यू ऑल्सो कैन नॉट डू दैट। तो व्हाट दे डिड वाज, वो बोलते हैं अपने शिप्स को कि आप यहाँ ना ब्लॉकेड लगा दो, हियर आप यहाँ पे अमेरिकन शिप्स का ब्लॉकेड लगा दो, यूएसएसआर से आने वाला कोई शिप जो है वो यहाँ पे इट शुड नॉट एंटर दिस टेरिटरी। So they also, so the Soviets also, they also got worried, है ना, this can happen, war, full blown war, if it occurs, है ना, all can die, human survival will be threatened and what all not. So with time and diplomacy, ठीक है, ये जो है बात होती है कि ठीक है, ये उनको बोला जाता है कि ठीक है, वो अपने शिप हटा लो, कहते हैं हाँ ठीक है शिप हटा लेंगे, लेकिन पहले अपनी मिसाइल हटा लो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, और इसी के यहाँ पे ना दौरान ये क्योंकि टर्की जो है मैंने बताया वो नेटो का मेंबर था, तो अमेरिका ने अपनी मिसाइल्स टर्की में लगा दी। टर्की इज अ नेबर ऑफ यूएसएसआर, तो यूएसएसआर ऑल्सो वाज वेरी थ्रेटेंड, है ना, कि अब तो इन्होंने हमारे इधर भी लगा दी। सो व्हाट वाज, बोथ ऑफ देम वर बेसिकली शोइंग एंड प्रोजेक्टिंग पावर। हाउएवर विथ टाइम एंड डिप्लोमेसी बोथ ऑफ देम अग्रीड कि ठीक है हम विड्रॉ कर लेते हैं अपनी मिसाइल्स एंड अ क्राइसिस वाज अवर्टेड। दिस इज द जिस्ट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहाँ पे बहुत क्लोज टू वॉर आ गए थे दोनों जो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज, ड्यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेटरेंस दे डिड नॉट फाइट एंड अ वर्ल्ड क्राइसिस वाज अवर्टेड। ओके फाइन, दिस वाज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। एंड नाउ हम बात कर रहे थे अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब कहाँ आपको कोल्ड वॉर देखने को मिली। मैंने बताया आपको रीजनल राइवलरी देखने को मिली, ठीक है। मैंने बताया था कोरियन वॉर में, मैंने बताया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि एक बहुत हाई पॉइंट था कोल्ड वॉर का। अब एक और नोटेबल जो अरीना था ना, वो क्या था, वो था आर्म्स रेस का। आर्म्स रेस, कोल्ड वॉर एंड सब्सिक्वेंट डिसआर्मामेंट। डेटरेंस तो थी, डरते तो थे कि हाँ दोनों चलाएंगे दोनों मरेंगे, लेकिन ट्रस्ट नहीं था, राइवलरी बहुत ज़्यादा थी। दे डिड नॉट ट्रस्ट ईच अदर, देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन देम। तो उनको लगता था कि अगर क्या पता मिसकैलकुलेशन ही हो जाए, कि हमें पता ही नहीं है सामने वाला क्या कर रहा है, हम मिसकैलकुलेट कर लें उसकी इंटेंशंस को, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई सेल्फिश पार्टी, कोई थर्ड पार्टी जो है जो चाह रही हो लड़वाना, वो ऐसे करके पूरे सीन को हाईजैक कर ले, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ाई तो फिर भी हो सकती है। तो अगर तब लड़ाई हो गई तो हम ये तो कह नहीं सकते कि हाँ डेंटरेस थी तो हमने वेपन्स इकट्ठे नहीं किए, दैट वी कुड नॉट हैव सेड, द कंट्रीज कुड नॉट हैव सेड। सो व्हाट दे डिड वाज, डिस्पाइट ऑफ बिलीविंग और फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंस, they actually what they did was they started accumulating more and more weapons because there was no way of knowing the truth, hence accumulation of arms began. वेपनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप कंट्री वेपन्स एक्यूमुलेट करती जाती है तो डेटरेंस फिर उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हल्का सा भी अगर आपको प्रोवोक करेगा सामने वाला तो you'll be like I have this weapon, I can fight. So to calm down yourself is a very difficult ask in cases में, ठीक है। लेकिन ये कंट्रीज बड़ी सियानी थी एंड व्हाट दे डिड वाज, इनको लगा नहीं
you know, this is not in the interest of the world, this heavy weaponization. So they undertook to the policy of limited disarmament to eliminate certain nuclear and non-nuclear weapons. कुछ weapons और कुछ nuclear weapons और कुछ non-nuclear weapons जो कि बहुत ज़्यादा harmful होते अगर वो यूज़ करे जाते, तो इन्होंने क्या करा, आर्म्स कंट्रोल जो है वो लगा दिया और लिमिटेड लेवल डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिया. और ट्रीटी साइन होते हैं, टेस्ट बैन ट्रीटी होता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी होता है. इन ट्रीटीज की डिटेल आई विल टॉक अबाउट इट इन अ थॉरो मैनर in the next chapter, because you know these treaties are very important till today, especially the nuclear non proliferation treaty. इसकी आज भी रेलेवेंस है और इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है. ठीक है, ओके. सो वी सॉ अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर एंड नाउ वील मूव अहेड एंड या हाँ, सो फाइन, ऑल दिस इज फॉर टुडे आई थिंक. हाँ, तो ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास. तो हमने आज पढ़ा कोल्ड वॉर क्या थी, कोल्ड वॉर का बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से शुरू होती है, क्या कारण थे. ठीक है, कौन सी सुपर पावर्स के लिए क्या फ़ायदे थे, वो क्यों इंडल्ज कर रही थी इसमें, स्मॉल कंट्रीज़ के लिए क्या फ़ायदे थे, वो क्यों इंडल्ज कर रही थी इसमें, यूरोप में सीन क्या था, हमने पढ़ा मिलिट्री अलायंसेस के बारे में, हमने कोल्ड वॉर का सबसे नोटेबल हाई पॉइंट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ा. ठीक है, सो हियर टुडे आई फिनिश द कोल्ड वॉर वाला टॉपिक. नेक्स्ट क्लास आई विल बिगिन विद नैम विच इज़ नॉन अलाइंड मूवमेंट. उसकी क्यों शुरू हुई, इंडिया का क्या रोल था, प्रेजेंट डे रेलेवेंस उसकी कैसी है. आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम टीचिंग. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू वेरी मच.